अमन गुप्ता टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो अब जानते हैं, कानून की किताबों से कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसा सवाल जो हम सबकी जिंदगी से कभी न कभी जुड़ सकता है। सवाल ये है कि क्या हमें गरिमा के साथ इस दुनिया से विदा लेने का अधिकार है? तो चलिए, भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया के इस पूरे जटिल सफर को आज समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। ये एक बेहद संवेदनशील विषय है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, एक स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना है। देखिए, इस पूरी बहस के कानूनी और नैतिक पहलुओं में उतरने से पहले उस मानवीय कहानी को समझना बहुत जरूरी है जो इसके बिल्कुल केंद्र में है। क्योंकि सच तो यही है, हर कानून के पीछे चेहरा होता है, एक परिवार होता है। ये शब्द हरीश राणा के परिवार के दर्द को बयां करते हैं। मार्च 2026 में इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो मील का पत्थर साबित हुआ। ये फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं था, ये पूरे देश के लिए था। तो ये जो हरीश राणा का मामला है ना, ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं था। नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी बस एक पल में थम गई, और एक ऐसे परिवार की कहानी जो अपने प्रियजन के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ शांति और सम्मान चाहता था। और पता है, यही वो मामला है जिसमें पहली बार फर्स्ट टाइम भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार को सीधे लागू किया। तो सवाल उठता है कि ये इच्छा मृत्यु या यूथनेशिया आखिर है क्या? इसे अक्सर दया मृत्यु भी कह दिया जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये शब्द उस दर्द, उस दुविधा और उन नैतिक सवालों को पूरी तरह से नहीं बता पाता जो इसके साथ जुड़े हैं। ये एक ऐसा फैसला है जहां जिंदगी और मौत के बीच की जो लकीर है ना, वो एकदम धुंधली हो जाती है। भारत में इच्छा मृत्यु की बहस को समझने के लिए इन दो किस्मों के बीच का फर्क जानना सबसे जरूरी है। एक है एक्टिव यानी सक्रिय, और दूसरी है पैसिव यानी निष्क्रिय। आप कह सकते हैं कि यही वो लकीर है जो तय करती है कि क्या कानूनी है और क्या अपराध। हरीश राणा का मामला कोई अचानक से सामने नहीं आया था। नहीं, ये नतीजा था उस लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई का जो दशकों से भारत की अदालतों में लड़ी जा रही थी, उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज खो चुके थे। तो चलिए, भारत में इच्छा मृत्यु के इस कानूनी सफर के कुछ बहुत अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। ये एक धीमी लेकिन लगातार आगे बढ़ती हुई यात्रा रही है, और दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरी तरह से देश की न्यायपालिका ने दिशा दी है, सरकार ने नहीं। अरुणा शानबाग का मामला एक टर्निंग पॉइंट था। इसी केस ने उस कानूनी दरवाजे पर पहली दस्तक दी और ये माना कि जहां कोई उम्मीद ही न बची हो, वहां जिंदगी को मशीनों के सहारे खींचते रहना हमेशा सही नहीं हो सकता। लेकिन इच्छा मृत्यु सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समाज, धर्म और हमारी नैतिक मान्यताओं से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और इन पहलुओं को समझे बिना ये पूरी बहस अधूरी है। मिसाल के तौर पर, भारत के कुछ प्राचीन धर्मों में ऐसी परंपराएं मौजूद हैं जो एक स्वर इच्छित और शांतिपूर्ण मृत्यु की सोच से मेल खाती हैं। जैन धर्म की संधारा प्रथा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसे मोक्ष पाने का एक आध्यात्मिक रास्ता माना जाता है। तो अब देखिए, भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कोई एक धार्मिक सोच नहीं है। यहाँ विचारों में बहुत विविधता है, जो इस मुद्दे की कॉम्प्लेक्सिटी को ही दिखाती है। जहाँ कुछ धर्म इसे एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानते हैं, वहीं कुछ इसे ईश्वर की इच्छा में दखलंदाजी के रूप में देखते हैं। इन धार्मिक मतभेदों के अलावा कुछ गहरे सामाजिक डर भी हैं। क्या होगा अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल करे? क्या हमारे डॉक्टर जीवन बचाने की अपनी शपथ के साथ समझौता कर पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो इस कानून को लागू करने वालों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं। तो इन सभी कानूनी, सामाजिक और नैतिक बहसों के बीच एक सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि कानून अब हम सबको ये अधिकार देता है कि हम अपनी जिंदगी के आखिरी फैसलों के बारे में अपनी इच्छा पहले से बता सके। और ये जो लिविंग विल है, ये एक बहुत पावरफुल दस्तावेज है। ये आपको अपनी मेडिकल देखभाल के बारे में फैसले लेने का हक देता है, तब भी जब आप खुद बोलने या समझने की हालत में ना हों। ये पक्का करता है कि आपकी आवाज तब भी सुनी जाए जब आप बोल ना पाएं। और अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये जो लिविंग विल बनाने की प्रक्रिया है ना, इसे काफी आसान कर दिया है।
क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पहले से कहीं ज्यादा सिंपल और एक्सेसिबल हो गया है। तो इन सब के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं और इस पूरी बहस का भविष्य क्या है? चलिए इन आखिरी और सबसे जरूरी सवालों पर एक नजर डालते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें, भारत में गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अब एक हकीकत है, लेकिन इसकी राह काफी जटिल है। पैसिव यूथनेशिया कानूनी है, पर सख्त शर्तों के साथ। और याद रखिए, ये पूरा अधिकार अदालतों की देन है। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या जीवन और मृत्यु से जुड़ा इतना बड़ा अधिकार सिर्फ अदालतों के फैसलों पर निर्भर रहना चाहिए, या अब वक्त आ गया है कि हमारी संसद इस पर एक मजबूत और साफ कानून बनाए? अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस चर्चा को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका साथ हमें ऐसे ही जरूरी मुद्दों को आप तक लाने की हिम्मत देता है। हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, आप और किन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।